Hello everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing well and preparing well for your board exams. So I wish you all the luck. सब बच्चे अच्छे से पढ़ना और अच्छा करना board exam में. And if you have not subscribed my channel till now, then please do it because तभी आपको notification मिल पाएगी further videos के लिए. स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने जुडिशरी वाला टॉपिक किया था एंड जुडिशरी की हमने 11 वीडियोस बनाई थी. ठीक है, उस जुडिशरी वाला चैप्टर में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग केशव नंदा भारती केस और अलग अलग केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे. आज हम वही करने वाले हैं. एंड इफ यू हैव नॉट वॉच द चैप्टर्स ऑन जुडिशरी देन प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट. तो जुडिशरी के ऊपर एक सीरीज ऑफ वीडियोस हैं, 11 वीडियोस, उसको आप ज़रूर वॉच करना. और उसमें से भी मैं आपको 2 वीडियोस बता देती हूँ. जुडिशियल रिव्यू वाली जो वीडियो है उसको आप पहले ज़रूर देखना, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वाली वीडियो में ही मैंने ये बात डिस्कस की थी कि हम ये वाले टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे. देन आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन रिट्स. आई थिंक दैट इज इन दी फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में वो वाला वीडियो होगा रिट्स के ऊपर, तो आप वो भी देख लेना. फिर आप जब फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में भी पता चलेगा. ठीक है, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका डिलीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन में से बाद में. ठीक है, तो आज हम केशव नंदा भारती केस पढ़ने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि केशव नंदा भारती केस क्या होता है. सबसे पहले तो आ जाते हैं टर्म जुडिशियल रिव्यू पे कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है. हम जुडिशियल रिव्यू का मतलब पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग देने के लिए एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है the power of the court to interpret a law or an executive order in the light of the constitution is known as judicial review. इसका मतलब ये है जुडिशियल से आप क्या समझ रहे हैं, वर्ड जुडिशरी. अगर जुडिशरी का मतलब नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो देखना मीनिंग ऑफ जुडिशरी वाली. ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू द पावर ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के पास एक ऐसी पावर है टू इंटरप्रेट द लॉ, कि लॉ को इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास में, कोर्ट के पास में. और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, या फिर कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि आपका कोर्ट इंटरप्रेट करेगा इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, यानी कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी को बेसिस मानकर किसी भी तरीके का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा. उसी का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू. अब जुडिशियल रिव्यू वाली वीडियो में हमने जुडिशियल रिव्यू इंडिया के केस में भी पढ़ा था और यूएसए के केस में भी पढ़ा था. वो आप देख लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू द केशव नंदा भारती केस. ठीक है, इंडिया के केस में जब हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे थे तब हमने बोला था कि हम केशव नंदा भारती केस को डिस्कस करेंगे. अब केशव नंदा भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एंड दिस हैपेंड इन द ईयर 1973. ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन टू द केशव नंदा भारती केस, मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाह रही हूँ. पहले आप वो बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद हम केशव नंदा भारती केस में आएंगे कि केशव नंदा भारती केस में ऐसा क्या हुआ और क्या बताया गया और इसमें जुडिशियल रिव्यू भी कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, हम वो भी देखेंगे. ठीक है, सो बैकग्राउंड ये है. मैं इसको पहले रीड करूंगी, फिर इसको एक एक लाइन आपको समझाऊंगी. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली देयर वाज अ फंडामेंटल राइट टू एक्वायर, पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर नहीं देखा है देन प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट, तभी आपको समझ में आ पाएगा. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट एक दिया गया था पहले, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया. अब वो क्यों हटा, कैसे हटा, उसकी पूरी स्टोरी चलेगी और स्टोरी केशव नंदा भारती केस से रिलेट करती है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली
देयर वाज अ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट पहले था, दैट वाज अ राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि टू एक्वायर, पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी की, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, पोजेस कर सकता है और मेंटेन कर सकता है एक प्रॉपर्टी को, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी could be taken away by the government for public welfare। लेकिन साथ ही साथ फंडामेंटल राइट हमें दे दिया कि हम कोई भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, साथ ही साथ एक बात और भी लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को ले सकती है। फॉर इंस्टेंस मेरे घर के आसपास गवर्नमेंट को क्या बनानी है, एक मेट्रो लाइन बनानी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि मेरा घर उस मेट्रो की लाइन के बीच में आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो मेरा घर लेकर मुझे क्या बोलेगी कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए और हम यहाँ पर मेट्रो लाइन बनाएंगे। सो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम किया गया है। If you have not watched the videos on the directive principles of state policy, then I request you please go back and do watch it, because यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी बहुत बड़ा रोल आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो वाले प्रिंसिपल्स, वो वाले सिद्धांत। तो अगर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वीडियोस नहीं देखी है देन प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट। तो यानी कि अभी आपको 3 वीडियोस देखनी है ये वीडियो को समझने के लिए। पहला जुडिशरी की 11 वीडियोस, फिर उसके बाद आपको दूसरा फंडामेंटल राइट्स की 6 वीडियोस है, 6 या 7 वीडियोस है, आपको वो देखना है। फिर उसके बाद में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की भी 5-6 वीडियोस है, आपको वो देखना है, ठीक है। उसके बाद आप इस पे आओगे तब जाकर आपको ये वाला वीडियो समझ में आ पाएगा, ठीक है। एंड जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी में मस्ट है, देखना ही देखना है। और रिट्स वाली वीडियो भी आपको देखनी है, रिट्स पे हम आगे अभी आएंगे, ठीक है। रिट्स भी एक जुडिशियल रिव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिट्स वाली वीडियो भी देखना, ठीक है। But the constitution made it clear that property could be taken away by the government for public welfare। तो साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बोल दिया, पहले तो ये बोला कि फंडामेंटल राइट के अंदर हमारा राइट टू प्रॉपर्टी भी आएगा, कि हम एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, एक प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को मेंटेन भी कर सकते हैं। फिर साथ में ये बोल दिया कि अगर गवर्नमेंट को कोई लैंड चाहिए या कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो वो ले सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। अब आगे देखते हैं। दिस राइट वॉज एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक सॉर्ट ऑफ डिबेट का इशू रहा, आपस में डिबेट होती रही। क्या डिबेट होती रही कि भाई ये अगर फंडामेंटल राइट है तो ये हमसे कोई नहीं ले सकता, और अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है तब तो फिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसको लेकर क्या बात होने लगी वो हम देख रहे हैं। इन 1973, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है योर 1973, in 1973 so the Supreme Court gave a decision that right to property was not a part of the basic structure of the constitution। कि जो right to property है वो basic structure of the constitution का part नहीं है। फिर and therefore parliament had power to abridge this right by an amendment। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इस राइट को अब्रिज कर सकती है एक अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली इधर आपको जो मेन पॉइंट पे फोकस करना है वो ये है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होगा। So as we are doing Keshav Nanda Bharti case versus the state of Kerala, now coming to its background only, हमने बैकग्राउंड को मेजरली अभी थोड़ा बहुत डिस्कस किया, अब हम आगे का बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं 1978 में। In
In 1978, the 44th amendment, amendment word बहुत ही ज़्यादा important है, 44th amendment बहुत ही crucial role play करती है. In 1978, the 44th amendment to the constitution removed the right to property from the list of fundamental rights. ठीक है, 44th amendment के अंदर आपका जो right to property है वो हटाया गया फंडामेंटल राइट से एंड कन्वर्टेड इट इनटू अ सिंपल लीगल राइट. ये बोला जा रहा है कि 44th अमेंडमेंट के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आपका पहले फंडामेंटल राइट था उसको हटाकर एक नॉर्मल सिंपल राइट लीगल राइट बना दिया गया. उसके बाद दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट. अब इसके बाद में एक कॉम्प्लिकेटेड डिबेट जनरेट होता है. This related to the amendment of the constitution. कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कौन करेगा, आप करेंगे कि मैं करूंगी, ऐसा नहीं होगा. तो बेसिकली एक डिबेट जनरेट होगा कोर्ट के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगा कि कोर्ट अमेंडमेंट करेगा. इस वाली बात को लेकर अब आपस में डिबेट होने लगी. अब ये डिबेट क्या है और कैसे हुआ इसका सेटलमेंट वो देखने वाले हैं हम. ठीक है, सो दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट. दिस इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकता है. द गवर्नमेंट वाज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो गवर्नमेंट है आपकी वो तो यही बोलेंगे ना कि जो पार्लियामेंट है कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब मान लो मैं सरकार में बैठी हूँ तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि मेरे पास पावर हो और मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट ला सकूं. तो यही बात गवर्नमेंट आपकी कह रही थी उस टाइम पर. द गवर्नमेंट वाज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट आपकी ये कहती है कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ला सकता है. लेकिन द कोर्ट वाज सेइंग दैट Parliament cannot make an amendment that violated fundamental rights. लेकिन जो आपका कोर्ट है वो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला सकती जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है. ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि सारे डिसीजंस मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं उसके अंदर चेंजेस ला सकूं. और अगर मैं कोर्ट होंगी तो मैं एज अ कोर्ट मैं ये सोचूंगी कि कोर्ट चेंजेस ला सके. लेकिन हमारे जो कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी तरीके का अमेंडमेंट नहीं ला सकते दैट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स. किसी भी चीज को अगर कोई भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उससे रिलेटेड कोई भी चीज के अंदर चेंजेस पार्लियामेंट नहीं ला सकता, आपका कोर्ट ही वो चेंजेस ला सकता है. सो this controversy was settled by the केशव नंदा भारती केस. अब हम केशव नंदा भारती केस पढ़ेंगे और देखेंगे कि केशव नंदा भारती केस में ऐसी क्या कंट्रोवर्सी थी जिसकी वजह से ये सब लाया गया. लेकिन हमें साथ में ये भी बताया गया है, बाद में जो एंड में डिसीजन आता है वो ये आता है कि अच्छा ठीक है बाद का डिसीजन बाद में बताएंगे, अभी पहले केशव नंदा भारती केस करते हैं फिर मैं आपको एंड का डिसीजन बताऊंगी और क्या होता है और कैसे होता है. ऑलराइट, so as we are doing Keshav Nanda Bharti case, so I have already given you a brief background on the Keshav Nanda Bharti case. Now we will be studying Keshav Nanda Bharti case versus the state of Kerala कि ये केस क्या था और केशव नंदा भारती केस ने ये केस क्यों फाइल किया अगेंस्ट दी केरला गवर्नमेंट. उन्होंने केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये केस क्यों फाइल किया हम वो देखेंगे. So basically इसमें लिखा है the petitioner prayed the provision of Kerala Land Reforms Act 1963 as altered by Kerala Land Reforms Amendment Act 1969 to be declared unconstitutional and void. The petitioner challenged 29th, 25th and 24th Constitutional Amendment Act. The petitioner also prayed to enforce his fundamental rights under Article 31, 19(1)(f), 25
एंड आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो केशव नंदा भारती हैं वो एक पर्सन है जो कि केरला में रहते थे। अब हुआ क्या, वो जहां पर रहते थे वो वाली प्रॉपर्टी कौन लेना चाह रहा था, केरला गवर्नमेंट लेना चाह रही थी वो वाली प्रॉपर्टी। अब वो वाली प्रॉपर्टी जब केरला गवर्नमेंट लेना चाह रही है तो उस टाइम पर क्या था, आपका राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था। अब फंडामेंटल राइट अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट आपसे वो वाली प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है। बट जो केरला गवर्नमेंट थी उनका एक लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं फॉर दी वेलफेयर ऑफ पब्लिक। उनको लगा कि पब्लिक वेलफेयर के लिए हम वो वाला प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बट एज फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी टेकन बाय एनीवन, सो उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था। तो केशव नंदा भारती को लगा भाई अगर ये मेरा फंडामेंटल राइट है तो गवर्नमेंट मेरे से मेरी वाली प्रॉपर्टी कैसे ले सकती है। तब केशव नंदा भारती ने आपका जो 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके लिए द पिटिशनर चैलेंज द 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कि 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पिटिशनर ने चैलेंज किया। और जैसे कि जो केरला गवर्नमेंट का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था उसके थ्रू इन्होंने ये ऑल्ट्रेशन कर दिया कि वो वाली चीज गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है। लेकिन 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पिटिशनर ने चैलेंज किया। उन्होंने ये बोला कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है तो ये प्रॉपर्टी तो मेरे को ही मिलनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी केरला गवर्नमेंट कैसे ले सकती है। अब जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन है वो कैरी फॉरवर्ड होगी। वो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगी, वो ऐसे होगी क्योंकि हमें पता है, पहले हमने ऊपर में बात की थी कि पार्लियामेंट जो है वो कह रहा है कि मैं किसी भी चीज को अमेंडमेंट कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही साथ में आपका कोर्ट कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हर एक चीज का अमेंडमेंट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब आगे देखते हैं। The petitioner also prayed to enforce his fundamental rights under Article 31, 19(1)(f), 25 and 26 of the Indian Constitution। अगर राइट टू प्रॉपर्टी उनका एक फंडामेंटल राइट है तो उस हिसाब से तो गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी, बट गवर्नमेंट ने तो क्लेम कर दिया कि हम आपकी प्रॉपर्टी लेंगे। तो इन्होंने बोला कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है और मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेरा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक केस फाइल किया कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे को ही मिलनी चाहिए, उसको गवर्नमेंट नहीं ले सकती। तो ये बेसिक आर्ग्यूमेंट था उनका केस फाइल करने का। सो एज वी आर डूइंग केशव नंदा भारती केस, और हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि केशव नंदा भारती ने क्यों केस फाइल किया था। बिकॉज उनको अपनी प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने केस फाइल किया कि मुझे तो भाई ये प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं इस पे जजमेंट क्या आता है। सो द 13 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो एक 13 जजेस का बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। 13 जजेस बेंच बैठा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 जजेस का एक बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। एंड दे अनाउंस्ड मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ द 7/6। 7/6 का इन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट इनका रहा। एंड एडमिनिस्ट्रेटेड दैट द कन्वेंस स्ट्रक्चर were essential and will not be amended by the legislature। ठीक है, इन्होंने बोला कि आपका कन्वेंस स्ट्रक्चर एसेंशियल है, बेसिक स्ट्रक्चर एसेंशियल है और वो लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर सकता। The Supreme Court also stated that the judiciary has the power to inquiry in the amendments to save the basic structure फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया गया कि 13 जजेस का बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर और उन्होंने ये जजमेंट दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपका लेजिस्लेचर किसी भी तरीके के चेंजेस
नहीं ला सकता। तो यानी कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट चेंज लाएगा कि कोर्ट चेंज लाएगा, तो इधर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट किसी भी तरीके का चेंज आपके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं ला सकता, और बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। बट और इसके बाद में ही ये बताया गया कि जो केशव नंदा भारती केस के बाद में ही जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, एंड उसको फिर एक लीगल राइट बना दिया गया था अंडर योर 44th अमेंडमेंट। एंड साथ ही में ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि केशव नंदा भारती केस के अंदर ही हमें ये बात पता चली कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड। ठीक है, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आता है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केशव नंदा भारती केस वेल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है। ये केस इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, और इस केस से हम ये समझते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड बाय द पार्लियामेंट। आपका बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आई होप you have understood this case well. If you have any queries or doubts, you can write down in the comment section. I would be happy to answer and to solve all your queries. Please like the video, do share it. आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा है, because ये केस बहुत ही ज़्यादा important है. Have a great day, study well, prepare well for your board exams. Thank you.